अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार और मेरे साथ एजाज़ सैयद प्रोग्राम पाकिस्तान अफेयर्स में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे पास दो बड़े बर्निंग मौज़ूआत हैं। एक तो जनाब एजाज़ सैयद साहब के पास एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट के हवाले से बहुत सारी दिलचस्प और अहम खबरें हैं। कुछ ऐसी खबरें हैं कि किसी का नाम डल गया है या कोई निकल गया है। कौन लोग हैं जो हुकूमत में हैं लेकिन उनका नाम नहीं निकल सकता। सुना है कोई फौत भी हो गया है, वो क्या मामला है, इस पे बात करेंगे। और फिर हम आपसे ये भी बात करेंगे कि इमरान खान साहब वो जो तहरीक चलाने का इंदिया दे रहे हैं वो चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे। इस वक्त उनकी सूरत हाल क्या है केसेस के हवाले से, सियासत के हवाले से। तो पहले एजाज़ सैयद साहब से बात करते हैं। एजाज़ सैयद बताएं जी, आपके पास तो सुना बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें और लोग ऐसी खबरें हैं जो अभी तक मंजर आम पर नहीं आई हैं। वो एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट के मामलात इस वक्त क्या हैं, जब से ये हुकूमत बनी है तब से लेकर अब तक उसमें क्या तब्दीलियाँ हुई हैं और क्यों हुई हैं, किसका नाम नहीं निकल सका और क्यों नहीं निकल सका। आपके पास ये सारी खबरें ज़रा बताएं हमारे नाज़रीन को। राज साहब बहुत बहुत शुक्रिया। राज साहब ECL के वाले से एक खबर तो आ गई कि मरीम नवाज़, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज और दो दीगर जो लीडर्स हैं एहसन इकबाल और शाहिद खाकान अब्बासी के नाम ECL से निकाल दिए। लेकिन जो चीज़ें नहीं आई वो मैं आपको थोड़ी सी शेयर करता हूँ। वो ये है कि पहली बात तो ये है कि इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी काबीना का पहला इजलास किया और पहले इजलास में इन्होंने क्या किया कि एक कमेटी बनाई, वज़रा की कमेटी बनाई। उस वज़रा की कमेटी को ज़िम्मेदारी सौंपी गई कि आप एक ECL कमेटी बनाएं। उन्होंने एक ECL कमेटी बना दी। ECL के ऊपर पॉलिसी तैयार की। पॉलिसी तैयार करके साथ ही साथ काबीना के इजलास के बाद ही 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद जो शहबाज शरीफ साहब और काबीना उन्होंने उस पॉलिसी को मंजूरी दे दी। और पॉलिसी में सबसे पहले कौन निकला है? शरीफ फैमिली के अपने घर वाले, यानी कि जिनका नाम सामने आ चुका है कि नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज और शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके नाम नहीं आए। मिसाल के तौर पे सलेमान शहबाज और उनकी फैमिली का नाम ये मंजर आम पर नहीं आया, उनका नाम भी ECL से निकाल दिया गया है। फिर 2 और नाम बड़े इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि फवाद हसन फवाद जो कि नवाज़ शरीफ साहब के सेक्रेटरी थे बतौर वज़ीर आज़म, आजकल रिटायर हो चुके हैं। उनके ऊपर नैब ने केस वगैरह भी बनाया, गिरफ़्तार भी उनको नैब ने किया था, उनका नाम भी ECL से निकाल दिया गया है। फिर अहद चीमा जो कि को अक्यूज़ थे शहबाज शरीफ साहब के साथ मनी लॉन्ड्रिंग केस में, उनका नाम भी ECL से निकाल दिया गया है। फिर ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह पे हैं राय साहब। जो दूसरी बात है वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो ये है कि आपके इल्म में है कि नवाज़ शरीफ साहब तो लंदन में बैठे हैं। शहबाज शरीफ साहब अब प्लान कर रहे हैं कि 27 अप्रैल को वो जाएंगे सऊदी अरब में एक हज कर एक उम्रा अदा करने। और ये शरीफ फैमिली की एक पुरानी ट्रेडिशन भी है। नवाज़ शरीफ भी शायद सऊदी अरब में उम्रा की अदायगी के लिए जाए। तो शहबाज शरीफ साहब ने उम्रा अदा करने के साथ साथ सऊदी क्राउन प्रिंस MBS मोहम्मद बिन सलमान से भी मिलना है। लेकिन उन्होंने जाते जाते अपनी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके सरबराहान को दावत दी है कि वो उनके साथ उम्रे पर जाएं, ख़र्चा अपना करें, जाएं उम्रे पे। मिसाल के तौर पे आसफ़ अली ज़रदारी को, बिलावल भुट्टो को, साथ ही साथ अख्तर मैंगल को, मौलाना फजल रहमान को, इन तमाम लोगों को दावत दी। लेकिन एक और दिलचस्प बात यह है कि एक दावत दी गई है नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मोहसिन दावड़ को, और मोहसिन दावड़ का नाम भी ECL में है। और मेरी इत्तला के मुताबिक मोहसिन दावड़ का नाम अभी तक ECL से नहीं निकला। गो के सेक्रेटरी इंटीरियर के पास इस बात की पावर है कि उन्हें 1 टाइम परमिशन है, वो OTP दे सकते हैं, लेकिन अभी उनका नाम नहीं निकला। और अगर उन्हें 1 टाइम परमिशन भी मिल जाए, यानी कि वो उम्रे की अदायगी के लिए वज़ीर आज़म के साथ खुसूसी इजाज़त लेकर चले भी जाएं, तो उनका नाम ECL पर रहेगा। क्यों रहेगा? ECL पर इसलिए रहेगा कि जो ECL की नई पॉलिसी है उसमें 3-4 कैटेगरीज़ हैं जिनके नाम 120 दिन गुजर जाने के बाद अगर कोई एविडेंस नहीं भी आई तो तब भी वो ECL में रहेंगे। उनमें ऐसे अफराद जो कि एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में मुलवस हैं,
वो शामिल है, और मोहसिन दावड़ का नाम और अली वज़ीर का नाम उन अफराद की कैटेगरी में डाला गया है, यानी कि इनका नाम ECL में रहेगा। फिर दूसरे नंबर पे वो अफराद जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे हैं, उनका नाम भी नहीं निकलेगा। फिर तीसरे नंबर पे वो अफराद जिनके ऊपर मनशियात के केसेस हैं, उनका नाम भी ECL पर नहीं निकलेगा, पर है तो नहीं निकलेगा। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और ये जो राय साहब आपने कहा ना कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये इस बात का भी सबूत है कि राना सनाउल्लाह जो कि वज़ीर दाखिला हैं, उनका नाम बदस्तूर ECL पर मौजूद है। उन्होंने ECL से नाम उनका नहीं निकाला। हालांकि बाद लोगों ने ये कहा कि जी राना सनाउल्लाह ने निकाल दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। राना सनाउल्लाह का नाम बदस्तूर ECL पर मौजूद है। अच्छा, एक और बात भी, वो खुद वज़ीर दाखिला है और उसके बावजूद उनका नाम मौजूद है। जी बिल्कुल, वो खुद वज़ीर दाखिला है और उनका नाम ECL पर मौजूद है। शरीफ फैमिली का और अहम लोगों का नाम जो को-एक्यूज़ थे शहबाज शरीफ के साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ, उन सब का नाम निकल चुका है, लेकिन राना सनाउल्लाह का नाम नहीं निकला। एक और करैक्टर, राय साहब आपने सवाल किया था तो उसके जवाब में कि एक साहब फौत हो चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब के साथ को-एक्यूज़ के तौर पे एक मकसूद चपड़ासी थे, जिनका जिक्र इमरान खान साहब बहुत करते आए हैं कि जी मकसूद चपड़ासी जो है उनसे पूछा जाए कि मकसूद सारी PTI बहुत करती है, सारी PTI जिक्र करती थी। तो मकसूद चपड़ासी साहब का नाम भी ECL में था, उनका नाम भी ECL से निकाल दिया गया। मेरी इतला के मुताबिक मकसूद साहब शायद अब इस दुनिया में नहीं है, मेरी इतला तो यही है, लेकिन उनका नाम, मकसूद साहब का नाम ECL से निकाल दिया गया। तो मेरे पास तो राय साहब ये थी, लेकिन आप छोड़ें, मेरी बातें ये तो चलती रहती हैं। आप ये बताएं, इमरान खान साहब कॉल दे रहे हैं या नहीं दे रहे? इमरान खान साहब जो मैंने अभी जो सूरत हाल है जब से उनकी हुकूमत ख़त्म हुई उसके बाद से हम शुरू करते हैं, पीछे वाली बातें तो चलती रहेगी। इमरान खान साहब जब से निकले हुकूमत में, वो मुसलसल इस मूड में हैं कि कोई ऐसा माहौल बन सके, कोई ऐसी फ़िज़ा बन सके कि वो कॉल दे दें। ये जो उन्होंने पै दर पे जलसे किए, वो भी उसकी कॉल की, हम कह सकते हैं किस्म की तैयारी का उसमें आंसर भी शामिल था। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जिसको बहुत बारीकी से देखने की ज़रूरत है। जो उनका पेशावर का जलसा था, ठीक है, पेशावर में KP में उनकी हुकूमत है, हुकूमती वसाइल भी होते हैं, लेकिन बहरहाल उनका पेशावर का जलसा बहुत अच्छा जलसा था। कराची का जलसा भी अच्छा जलसा था, लेकिन वहाँ पे जितना वो बड़ा शहर है और पेशावर एक छोटा सा शहर है, लेकिन कराची में वो लोग उतने नहीं थे जितने पेशावर में थे। इटसेल्फ कराची का जलसा अपनी जगह पे एक अच्छा जलसा था, लेकिन पेशावर से उसकी वॉल्यूम कम था। अच्छा, उसके बाद जब वो लाहौर गए हैं, तो लाहौर तो आपको पता है लाहौरियों का अपना एक मिजाज है, वो तो सियासी तरीके बड़ी पसंद करते हैं वहाँ के लोग। तो लाहौर में जो जलसा था उसको हम एक एवरेज जलसा कह सकते हैं। पेशावर का जलसा बहुत अच्छा था, कराची का जलसा अच्छा था, लाहौर का जलसा एक एवरेज था। हम उसको नाकाम जलसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। इससे इमरान खान साहब की जो है वो बुनियादी तौर पे एक हौसला शिकरी हुई है कॉल के हवाले से। और जो उन्होंने अपना प्रोग्राम बना रखा था, जो ज़राए से हमारी बात होती है, वो ये बताते हैं कि वो जो उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल थी, वो सड़क के जलसे में उन्होंने वो कॉल उन्होंने देनी थी, लेकिन वो वहाँ पे जो लोगों की हाज़रीन की तादाद है वहाँ पे उसको उनको जो मायूसी हुई, और बल्कि ये भी पता चला कि जब वो जलसे से वापस जा रहे थे तो वो बहुत गुस्से में थे अपने पार्टी के लोगों के साथ। अब ये सारा कुछ क्यों हुआ, इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो इमरान खान साहब चूँकि हुकूमत में रहे, महंगाई की वजह से उनकी मकबूलियत में कमी हुई। फिर ये जो उन्होंने वो एक नया मामला छोड़ा कि जी अमरीकी साजिश और ख़ुद मुख्तारी और इस किस्म की बातें करके फिर उन्होंने अपने लोगों को चार्ज किया। लेकिन तहरीकें जो नहीं हैं वो सिर्फ एक ख़ास तबके का एक हिस्सा के चार्ज होने से नहीं होती। इसमें कोई शक नहीं है कि जो पाकिस्तान की बाकी सियासी जमातें हैं, वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो JUI हो, चाहे वो MQM हो, इमरान खान साहब के कारकुनों की, जिसे कहते हैं ना कि एंटी गवर्नमेंट तहरीक चलाने की उस तरह की ट्रेनिंग नहीं है, या उस तरह का उनकी वो मज़ाहमत की उनके अंदर वो उनका मिजाज नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि क़ुव्वत नहीं है, उनका मिजाज नहीं है। वो जिस तरह के आमतौर पर लोग कहते हैं जी बर्गर फैमिली, सैंडविच टाइप के लोग, ये मतलब इस्तिलाहात इस्तेमाल की जाती हैं। फिर दूसरा जो सबसे बड़ा इस वक्त इमरान खान साहब को जो है वो नुकसान है, वो ये है कि वो जो पहले जो लोग कहते थे ना ATMs थी, वो अलीम खान साहब तो ट्वीट्स भी कर रहे हैं कि जनाब अब हम नहीं रहे आपके साथ। तो वो जो अलीम खान साहब थे, लाहौर में जब जलसे होते थे वो उनका सारे खर्चात उठाते थे, सारा कुछ करते थे। जहांगीर तरीन साहब थे, वो सारे खर्चे उठाते थे। वो उस तरह की जो मेन खान साहब की ATMs थी वो इस वक्त उनको अपनी तहरीक के लिए दस्तयाब नहीं है।
अब आज जाके इक्का दुक्का कुछ लोग रह गए हैं, लेकिन वो जो लोग रह गए हैं वो ये तो कर सकते हैं कि खान साहब ने कहीं जाना है तो उनको जहाज़ अरेंज कर दिया, कोई तैयारा चार्टर्ड कर दिया या कोई छोटा मोटा, लेकिन जलसों की जो एक तहरीक की फंडिंग है वो शायद वो उनमें उतनी सख्त नहीं है, या अगर सख्त है तो वो उतना उनमें वो हौसला नहीं है कि वो कर सकें। तो इमरान खान साहब की तहरीक की अभी तक ना चलें कि एक ये वजह, और जो एक ऐसी वजह जो कि इन सब के ऊपर हावी है। हम अगर माजी में अगर रिकॉर्ड देखें, खान साहब ने 2011 से जो अपना तहरीक इंसाफ का जो एक नया रूप सामने आया था उस वक्त से लेकर अभी तक, उस वक्त माजी के मुख्तलिफ हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट के आला अफसरान थे जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, पाशा साहब का नाम लिया जाता है, ज़हीर इस्लाम का लिया जाता है, उस तरह के लोग थे, वो उनके साथ थे। उनकी एक सपोर्ट थी इस्टेब्लिशमेंट की, उस सपोर्ट बेस के ऊपर जब उन्होंने लाहौर से वो जब धरने के लिए रैलीज लेकर निकले, तो वो भी जितना उनका ये खान साहब ने उस वक्त मुझे याद है, हम रिपोर्टिंग करते थे कि ऐलान किया था कि जी मेरे साथ 2 लाख तो सिर्फ मोटरसाइकिल सवार होंगे, जबकि जब वो इस्लामाबाद पहुंचे तो शायद वो 200 मोटरसाइकिल सवार भी नहीं थे और इतनी गाड़ियां थी। तो वो फिर उसके बाद इसी वजह से वो जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनको मौलाना ताहिरुल कादरी साहब को उनके साथ अटैच करना पड़ा ताकि उनके धरने में बंदों की तादाद पूरी ना हो। इस वक्त खान साहब जो हैं वो बुनियादी तौर पे बहुत ज़्यादा, अगर हम ये कहें कि खौफज़दा हैं, वो 2 मामलात की बुनियाद पर हैं। एक खौफज़दा हैं वो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जो मुतवक्को है उसके हवाले से, और वो मुसलसल अटैक भी कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, एक केस भी माहौल भी बनाने की कोशिश करेंगे जी ये तो हैं ही हमारे ख़िलाफ़। दूसरा जो उनको ख़तरा है वो जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि उन्होंने अमेरिकी साजिश का बयानिया बनाया, वो आरिफ नकवी वाला केस है जो कि अमेरिका में चल रहा है। तो खान साहब की इस वक्त सिचुएशन जो है कि वो मेरी नज़र में उस तरह की तहरीक, ऐसी तहरीक जिससे हुकूमत अगर ना भी गिरे तो वो जिसे कहते हैं कि हिल जाए, तो इस तरह की तहरीक चलाने की पोजीशन में इमरान खान साहब नहीं हैं। और जो ये वक्त, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं कि जो अब वक्त गुजरता जाएगा उनकी ये जो तहरीक चलाने की जो एक जिसे कहते हैं ना कि कोशिश या सलाहियत, वो कमज़ोर पड़ती जाएगी। वो जो लोग इनके साथ वो पिछली सारी चीज़ों को, वादा खिलाफियों को भूल के फिर इनके साथ खड़े हो गए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता जिसे कहते हैं उनका जो वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये खान साहब के लिए मेरी नज़र में इस वक्त जो है वो तहरीक चलाना शायद उनके लिए इतना ज़्यादा मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो आगे अब जिन केसेस को फेस करने जा रहे हैं जब वो उनमें उलझेंगे तो ये मामला बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ठप हो गया जाएगा। हत्ता कि अगर हम ये कंपेयर करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात है, तहरीक लबैक उसके मुकाबले में एक बहुत छोटी सी जमात है, लेकिन उनकी तहरीक चलाने की कुव्वत तहरीक लबैक के मुकाबले में शायद 5% भी नहीं है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आप इस वाले से आपका क्या ख्याल है? राय साहब, मैं 2 लाइनों में बात ख़त्म करूँगा। मेरे ख्याल में कि जो पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान साहब से बड़ी सख्त नाराज़ है, क्योंकि इमरान खान साहब ने दरअसल इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मुल्क में साजिश हुई है। यानी कि अगर साजिश हुई है उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़, अगर फ़र्ज़ कर लें हुई है, तो अमेरिका कर रहा था, और अमेरिका अगर साजिश कर रहा था तो या तो इस्टेब्लिशमेंट मोहरे करार दे, या तो इस्टेब्लिशमेंट मुलव्वस है, और अगर मुलव्वस नहीं है तो ये इतने नायल हैं कि इनको पता ही नहीं। इसीलिए जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स में बारहा कहा गया कि नहीं है। DGI SPR 2 दफ़ा मीडिया इंटरेक्शन कर चुके हैं, 1 दफ़ा वीडियो जारी कर चुके हैं और 1 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अब इमरान खान साहब के ऊपर शायद कोई केसेस बनेंगे। अब जो उनका जो नैरेटिव है उसे डिसमेंटल करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब बिल्कुल ही गैर मकबूल हो गए हैं। वो बड़े मकबूल हैं, उनका बयानिया बड़ा मकबूल है, लोग उनके साथ हैं। अभी भी इमरान खान साहब अपने पत्ते ठीक खेलें तो ये कहानी यू नेवर नो कि पलट भी जाए। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आपने इब्तिदा में बात की वो एक ऐसी बात है कि जब खान साहब, अभी तो उनके खिलाफ केसेस चलना नहीं शुरू हुए उस तरह से, जब उनके खिलाफ केसेस आ जाएंगे, चलना शुरू हो जाएंगे, तो खान साहब शायद उतने मुतरक या फ़ाल फिर उसमें ना रह सकें। नाज़रीन, आपने मेरी और एजाज़ सैयद साहब की गुफ्तगू सुनी। एजाज़ सैयद साहब ने आज हमें एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के बारे में वो इनसाइड खबरें दी जो कि इस वक्त तक मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं आई हैं, और इमरान खान साहब की तहरीक के जो मुजवज़ा तहरीक है उसके फ्यूचर पर भी हमने बात की। आज के प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और एजाज़ सैयद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।